अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद पूरे देश में फैल चुका था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह लखनऊ में अपने कैबिनेट सचिवों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बैठक कर रहे थे। 30 अप्रैल 1986 का दिन 2 बजे लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी के आह्वान पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में आए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी देकर अपना विरोध दर्ज कराना था। ना आयोजकों ने और ना ही बाराबंकी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान ईदगाह मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे। इनका एक गुट बीच बाजार से निकलकर गिरफ्तारी देने के लिए चल पड़ा। तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने उनको रोका। धक्का मुक्की के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ से कुछ लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। भगदड़ मची और भगदड़ मचते ही वहां पर मौजूद पीएसी ने ताबड़तोड़ 303 की गोलियां चलाना शुरू कर दी। ईदगाह में चारों तरफ पड़ा हुआ खून, मस्जिद, दीवार और मज़ारों पर गोलियों के निशान पुलिस की बर्बरता की कहानी बयां कर रहे थे। ये वो दौर था जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। किसकी थी साजिश, किसके चलते ये बवाल हुआ और क्यों, देखते ही देखते 17 लोग गोलियों का शिकार हो गए। आज की हमारी तहकीकात में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद। अभिवादन स्वीकार हो। 1984 में केंद्र में राजीव गांधी की सबसे बड़ी बहुमत की सरकार बनती है और मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी सरकार को भी कुछ वक्त बीतता है कि शाहबानो का केस उनके गले की फांस बन जाता है। शाहबानो गुजारा भत्ता का मामला धीरे धीरे पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मामला बन चुका था। इस मामले से हुई हिंदुओं की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया, ऐसा कहा जाता है। 30 जनवरी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू लखनऊ आते हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से मुलाकात करते हैं। दूसरे ही दिन विवादित राम जन्मभूमि में पूजा किए जाने का मामला जिला जज फैजाबाद की कोर्ट में पेश होता है और अगले ही दिन 31 जनवरी को ये आदेश दे दिया जाता है कि 1949 से बंद पड़े विवादित बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया जाए। इस मामले से पूरे देश में हंगामा मच जाता है। जगह जगह दंगे होते हैं, बवाल होता है, संघर्ष होता है। अयोध्या से निकलकर ये मामला पूरे देश में फैल चुका था और अयोध्या और आसपास के जिलों के कुछ नेता अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति में पहचान बनाने में भी लग गए थे। ऐसा दोनों तरफ से हो रहा था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई थी। इसके संयोजक थे जफर याब जिलानी, जो कि फैजाबाद के केस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे थे और साथ ही साथ उनके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन और गिरफ्तारियां भी हो रही थी। बाराबंकी में इसी तरीके का एक आयोजन किया गया था, जिसके प्रभारी के तौर पर उस वक्त के नेता और मौलाना सिराज के साथ साथ सूफी उबैदुर रहमान जैसे कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी। जोहर की नमाज के बाद जब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई तो नेतृत्व अलग अलग खेमों में बंट गया। उनमें से एक खेमा जो था उस बात से नाराज था कि हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए मात्र 2 बसों का ही इंतज़ाम किया गया है, तो हम लोग बीच बाजार से जुलूस निकाल कर अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचेंगे। पुलिस ने इस खेमे को जब रोका तो उनके बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त के वकील और नेता शहाब खालिद बताते हैं। एडिशनल साहब ने भी कहा और एडीएम साहब ने भी कहा कि 10 बजे का टाइम दिया था, देखिए 11:30 बज रहा है, बल्कि 12 बज रहा है। तो उन लोगों से कहिए बसें तैयार हैं और गिरफ्तारी दे दे जत्थे बना करके और वहाँ ले जाना है। एफसीआई, नया एफसीआई जो बना है
उसको अस्थायी जेल बनाया है हमने। तो हमने कहा ठीक। तो हम अनवार जब तक आगे बढ़े तब तक ईदगाह के अंदर से ये मौलाना सिराज साहब और सूफ़ी उबैदुर रहमान साहब और जो भी क़यादत थी, मौलाना मुस्तफ़ा और दारा, ये सब लोग निकल रहे थे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो एक बिलाल था यहाँ, कांग्रेस का छोटा मोटा नेता हुआ करता था। बजाय बसों की तरफ भीड़ जाने के, बिलाल ने कहा कि नहीं हम लोग पैदल जाएंगे। महादेव तिवारी ने कहा कि आप लोग बसों पर बैठिए। तो उसने कहा कि नहीं हम लोग पैदल ही जाएंगे, गिरफ्तारी हम पैदल ही जाके देंगे। इतनी बसें आपके पास, 8-10 बसें थी। उन्होंने कहा भीड़ हमारे पास ज़्यादा है। और वो सब जाने लगे शहर की तरफ, जो गली जाती है उसमें। उसी में धक्का मुक्की हुई। ये मेरे सामने की बात है। वो छोटी गली थी, तो महादेव तिवारी और जो लोग पुलिस के लोग थे, उन्होंने वो जाके गली के सामने खड़े होकर के रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की होना शुरू हुई। उसमें लोग गिरे, जो भीड़ थी। क़यादत पीछे रह गई, इन्हीं मौलाना लोग पीछे रह गए और लोग आगे चले गए। उस गिरने पड़ने में तो जो होमगार्ड था, होमगार्ड ने पहले लाठी मारी। जो भी होमगार्ड था वो भी बेचारा मर गया। हाँ, उस होमगार्ड की भी हत्या हो गई थी उसमें। और वहीं सामने कंकड़ पत्थर ईंट, कोई बिल्डिंग टूटी थी, उसी का मलबा था। वो इधर से भीड़ की तरफ से चलने लगा, पुलिस लाठी चलाने लगी और फिर गोलियों का आदान प्रदान नहीं कहेंगे, पुलिस ने ऐसा दिखाया है कि भीड़ से कोई गोली वोली नहीं चली। एक दरोगा था, SK सिंह नाम था उसका, उसने पहली गोली उसने चलाई। और फिर जो PAC थी, PAC ने गोलियां चलाई। ये सब मौजूद थे। SDM HDF अरशद राय थे। उन्होंने मुझसे कहा, कहने के वकील वो भाग रहे थे, तो मैं भी, चूँकि गोली चल रही थी, तो मैंने भी कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे ही रहूं गोली। तो उन्होंने कहा वकील साहब इधर ही भाग लीजिए, गोली किसी को पहचानती नहीं। इस हत्याकांड में कोई विधवा हो गया, तो किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना पिता खो दिया। बहुत से लोग यतीम हो चुके थे, तो कुछ के घर का एक ही कमाने वाला भी दुनिया छोड़कर चला गया था। तो ऐसा है ना कि बता दो ना भाई साहब कि सब अपनी अपनी जान बचाए रह रहे हैं। ये तो जब बाद में कर्फ्यू खुला है तब पता चला कि कहाँ कोई पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई अपने बच्चे के लिए भागा जा रहा है, कोई अपने वालिद के लिए भागा जा रहा है। तो यही आलम था। हम तो चले गए थे घर के अंदर, तो निकलने नहीं दिया गया हम लोगों को, लैंड पेंटिंग के लिए ले। हाँ, तो ज़्यादातर जो लोग जिनको गोली लगी थी, तो उनकी लाशें तो यहीं पड़ी रही? नहीं, सब वहाँ चली गई थी। और ये जो पोस्टमार्टम में, हाँ। और तीसरे दिन हमारे भांजे की लाश मिली थी, जो वह एक कश्मीरी थे। उन्होंने जो पहचाना कि लाठीचार्ज करने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ ही देर बाद, ये भगदड़ के 5-7 मिनट बाद, हमने अपने आंखों से देखा कि हमारे घर के सामने एक आदमी जो निकल रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, वो एकदम से वहीं पे गिर पड़ा। और गिरने के बाद फिर कुछ लोग उसको उठाने के लिए जब आगे बढ़े, तो उनको भी वहीं हमने देखा कि उनके भी गोली लगी और वो जो है वहीं पे 2-3 लोग उसी जगह पे आके गिर गए। इसके अलावा फिर हम लोग अपने घर के अंदर चले गए और घर के अंदर जाकर अपनी छतों से इस मंज़र को देखने लगे। तो वहाँ पे देखा गया कि ईदगाह में काफ़ी लोग वहाँ पे इस तरह से गोलियां लगने से गिर रहे थे। और बाद में पता चला कि करीब 18 लोग इस गोलीबारी में शहीद हुए थे। और सबसे जो उस चीज़ें हुई, इसमें सबसे अहम चीज़ जो रही, जो बाराबंकी की हिस्ट्री से रही, पुराने ज़माने से रही और आज भी मौजूद है, कि वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। लोग जो आए थे वो सब बाहर से आए थे। यहाँ बाराबंकी मतलब प्रॉपर के लोग बहुत कम थे। जो आसपास के गांव हैं वहाँ से लोग आए थे और उनको यहाँ के रास्तों के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता था। जो जिस तरफ था उस तरफ भाग रहा था। जो जिसका घर दरवाज़ा खुला पा के अंदर घुस गया। हमारे घर के बराबर में कुम्हार रहते हैं, अभी भी रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली है और उनके घरों में कम से कम 25-30 लोग घुस गए
और उन लोगों ने, कुम्हार की फैमिली ने पूरे उन लोगों को पनाह दी और पूरी तरह से उनकी हिफाजत की और हर तरह से उनका ख्याल किया। भाई साहब देखिए, मुसलमान बिल्कुल डरा सहमा हुआ था, उसके दरवाजे बंद थे। उस वक्त अगर किसी ने मदद की है तो हमारे सब हिंदू भाइयों ने की है। सबके दरवाजे खुले थे और लोग बुला रहे थे कि भैया आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। और ये जो सामने मकान है कुमार का, इसमें पीछे से रास्ता था, इधर से वो एंट्री ले रहे थे और पीछे से निकाल रहे थे। भागना शुरू हो गए, जो जहाँ पाया वहाँ घुस गए। हिंदुओं के मकान में पाए वहाँ भी हो गए। हम लोगों ने पनाह दिया। 2-4-6 दिन तक के उनको हम लोगों ने पनाह दे के उनको खाना पानी, दवा पानी की सारी व्यवस्था करते रहे। मोहम्मद नाजिर बताते हैं कि जब उनके पिता को गोली लगी उस वक्त वो सिर्फ 1 साल के थे। मदरसे में उनके पिता नौकरी करते थे, लेकिन उनको आज तक अपने पिता की जगह नौकरी नहीं मिली। समय ये घटना हुई, मेरी अम्मी बताती हैं कि उस वक्त मैं 1 साल का था और जब ये घटना हुई है तो हमारे पापा फिरोडावन में मदरसा दारुल उलूम है उसमें जॉब करते थे, यानी सरकारी सर्विस करते थे। एडेट वो है मतलब स्कूल, तो उसमें करते थे। लेकिन एक जलसा हो रहा था फिरोडावन में, उसी वक्त ये घटना हुई है। वो मतलब पढ़ा रहे थे तो एग्ज़ाम चल रहे थे, हाई स्कूल की परीक्षाएं चल रही थी, तो उस वक्त ड्यूटी लगी थी उनकी। तो वो निकले वहाँ से, जब वहाँ तक जहाँ जलसा हो रहा था फिरोडावन में, वहाँ अचानक से भगदड़ मची और उनको गोली लग गई। फिर 1 दिन वो एडमिट रहे बलरामपुर हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर शहीद हो गए। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात हमको ये लगी कि इतने साल हो गए हैं, हमारी माँ को नौकरी नहीं मिली, ना मेरे भाई, ना बहन, ना हमको। जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मदरसे को लोगों ने कुछ सुना ही नहीं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। और इतना दौड़े आज तक। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव हुआ था। हिंदू मुस्लिम में किसी भी तरीके का तनाव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे एक सांप्रदायिक तनाव देने की कोशिश कर रहे थे। वरिष्ठ समाज सेवी पंडित राजनाथ शर्मा बताते हैं। देखिए, मूलतः ये कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। ये तो एक विशेष मांग को लेके जिन लोगों ने इस प्रदर्शन का या सभा का ऐलान किया, वो उतनी क्षमता वाले लोग थे नहीं, वो साधारण से लोग थे। उनको ये कल्पना भी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा होने के बाद प्रशासनिक लोगों की भी गलती थी। कलेक्टर ने कुछ कहा हो, तत्कालीन कलेक्टर ने या कप्तान ने कुछ कहा हो, लेकिन साहब मूलतः जो तत्कालीन एसडीएम था उसने ये प्रयास किया कि ये मामला हिंदू मुस्लिम दंगे में परिवर्तित हो, और रात भर इस प्रयास में वो आदमी लगा रहा। उसके अधिकतर लोग तो मर गए, जैसे रामस्वरूप वाजपेयी मर गए, कुंवर नारायण मर गए, जगदीश राजदान मर गए, जिन लोगों ने इस तरह की षड्यंत्र की योजना बनाई अधिकारियों से मिलके। लेकिन वो उससे बचना चाहते थे कि इतना बड़ा कांड हो गया, गोली, इतने लोग मारे गए, तो इसको एक दूसरा रंग दे दिया। उसको कन्वर्ट करना चाहते थे हिंदू मुस्लिम में। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट सतर्क थी, कलेक्टर सतर्क था, कप्तान भी सतर्क थे कि इस तरह की घटना न हो पावे। ये कुछ नीचे के लोग, जैसे तहसील स्तर के या एसडीएम और उसके आसपास के लोग, ये चाहते थे उस टाइम कि ये इसमें परिवर्तित हो जाए। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हिल चुकी थी। लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करने लगे थे। आज़ादी के बाद से लगातार सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के पैर उखड़ने वाले थे। अफवाहें इस कदर फैल गई थीं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लोगों की लाशों को पुलिस ने घाघरा नदी और गोमती में फेंक दिया है, जिसके बाद यहाँ के डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये दावा किया कि अगर एक भी संख्या ज़्यादा हो गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। बहुत अच्छा नहीं रहा, लोग बहुत परेशान रहे। 2-2 दिन लोग अपने वालों से मिल नहीं पाए, उनसे ढूंढने में या मिलने में कि वो अस्पताल में हैं, फिर वो हैं। आखिर में उन्हीं डीएम DK मित्तल साहब ने 2 दिन बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जितने लोगों की मौत हुई है मैंने बता दिया है और इतने लोग घायल हैं, और अब अगर कोई इसके अलावा कोई मृतक या घायल साबित कर दे कि हाँ है और उसके हमको इत्तला नहीं है तो हम उसको इनाम देंगे।
हालांकि घटना क्यों हुई इसके लिए उन्होंने कोई भी सफाई नहीं दी और इस तरीके के आरोप लगाए कि दूसरी तरफ से भी गोलियां चलाई गई और मुकदमा भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही दर्ज हुआ और पुलिस वालों के खिलाफ या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से इतनी नाराज़गी हुई और कांग्रेस पार्टी के अहम वोटर रहे मुसलमान उनसे बिदक गए। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। यह घटना कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील थी। 1989 के बाद फिर कभी भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आ पाई। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।